आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन भारत के इतिहास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सामाजिक क्षेत्र की घटना, तथ्य आदि का कालानुक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अगला है, इतिहास का पिता सही मायने में किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के कहा जाता था। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। अगला है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिंगट की कृति है। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के किस शब्द का प्रयोग किया था? इनटू का शब्द प्रयोग किया था। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? बीएस स्मिथ ने तैयार किया था। देखिए, इतिहास के 3 भाग में बांटा गया है, वो भी प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक और 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक आधे ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक 6000 ईसा पूर्व के आगे कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन एकमात्र स्रोत और लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आधे ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य एवं विदेशी का विवरण का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या संलग्न है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संकलित किया गया है। अगला है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन था? तो वैवस्वत मनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभ इतिहास किस ग्रंथ से माना जाता प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। किससे? कल्पसूत्र से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सप्तवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति को माना जाता है।
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख आश्वायन सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इससे मात्र 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता प्रारंभ में था। कुछ समय पश्चात इससे यह बढ़कर 24,000 श्लोक और हो गया और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इसे 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहर्षी संहिता या महाभारत कहा जाता है। सतसाहर्षी संहिता या महाभारत के नाम से किसे का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या से अभिप्राय है। पुरावशेष का महान अवशेषक किसे माना गया है? डार्विन को माना गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रहेला के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। प्रमुख अभिलेख और उनके शासक। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एलोह अभिलेख तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एलोह अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग प्रस्तंभ अभिलेख तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। देवपारा अभिलेख तो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। बौद्ध स्तंभ लेख किसे जानकारी मिलता है? तो सुंग काल की जानकारी मिलता है। किससे? सुंग काल की जानकारी मिलता है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया था? सीयूकी में किया था। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की इतिहास का पता चलता है? तो सुंग वंश की इतिहास का पता चलता है। चीनी लेखकों का वर्णन। फाहियान यह भारत की दशा का विवरण करता है। फाहियान भारत की दशा का विवरण करता है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। इसके शासनकाल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौरियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल देव निर्मित बताया गया है। अगला है ह्वेनसांग। यह 1629 से 1645 में भारत आया था। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष के शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। इति सिंह यह 1673 से 75 में भारत आया था। बौद्ध भिक्षुओं का आत्मकथा इसने लिखा था और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययनरत रहा था। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 1510 के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 में के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है। पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल 26 लाख से 900 ईसा पूर्व को
पुरापाषाण काल कहा जाता है। मध्यपाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व को कहा जाता है। पुरापाषाण काल 3 भाग में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। मानव इतिहास की प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत के किस द्वीप का खंड था? भारत किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश्य प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति के रूप में से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप से जाना गया? तो प्रेंथिकेंथोपस के नाम से जाना गया। भारत के प्रथम मानव साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति का अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर से देखिए, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का। प्रस्तर युग के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो इसका राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा। क्या? कुत्ता था। उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। किस काल में? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। खदानों की कृषि नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। चारकोल लिखित युग को किस नाम से जाना जाता है? चारकोल लिखित युग को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। चारकोल लिखित युग को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढा के वाले मकान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इमाम गांव से मिला है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश के चारों ओर फर्श के नीचे रखने का प्रावधान सबसे बड़ा ताम्रपाषाण इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया तथा चित्रित कार्ले मृदुभांड का प्रमाण मिला है। नवादा कोट इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने नवादा टोली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया द्वारा चित्रित काले मातृभंड का प्रमाण मिला है।
नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य लाल लाल तल पर काली डिजाइन वाले चक्र चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है। ताम्रवर्ती राजस्थान में यहाँ से प्राप्त काले मार्दी भांड सफ़ेद रखित चित्रों से सजे मिले हैं। नवपाषाण काल शब्द का प्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबार्क ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लुबार्क ने 1865 में किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिर्देशक कौन था? जॉन मार्शल था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिर्देशक कौन था? सर जॉन मार्शल था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के आरंभिक पुरापाषाण युग का शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तब भीमबेटिका से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटिका से। कुंभाकारी मिट्टी के बर्तनों बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में मिला है? नवपाषाण काल में मिला है। पेवल उपकरण संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेवल उपकरण किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्बती के नाम से किस संस्कृति को प्रसिद्ध किया गया है? आहार संस्करण के संस्कृति को। माइक्रोलिखित औजार संबंधित है मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिखित औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पाषाण काल से संबंधित है। मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। पाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन तथा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? महदहा और सराय नहार राय है। आधुनिक मानव हेमोसेम्फियस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? उच्च पाषाण काल में हुआ था। क्वांटाज पत्थर के स्थान पर जैस्पर चाट आदि पत्थर का प्रयोग मध्य पाषाण काल से संबंध शुरू हुआ। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक की पहाड़ी में मिला है। भारत उपमहाद्वीप में संस्कृत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। नवादा टोली नामक ताम्रपाषाण संस्कृति का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नहार राय से प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ? हस्तिनापुर में। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल मोहनजोदारो, चंद्रहुदरो, सुतकोटदादोर, हड़प्पा और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। गुप्फक्कल राल
कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य, हड्डी का निर्मित औजार, धूसर मातृभांड का प्रमाण, सिलपट्टा और हड्डियों से निर्मित सुई की साक्ष्य। यह भी कहाँ है? कश्मीर में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है। महदहा गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, महदहा गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बारह का भी साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। धान की खेती का प्रमाण मिला है, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में स्थित है। पिकलीहल राख के ढेर और निवास स्थल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। चोपानी मांडो मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामिति के आकार का सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मातृभांड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सारू तालु गुवाहाटी के समीप के निकट उत्खनन के निकट आदिम कुल्हाड़ियाँ चित्रित मातृभाव प्राप्त हुए हैं, असम से।